नमस्कार, आदाब। आजकल मैं आपको जनाब कृष्णचंद्र का नॉवेल सुना रहा हूँ, आसमान रोशन है। आज इसकी 6ठी किस्त, 5 किस्तें सुना चुका हूँ। आज इस नॉवेल की 6ठी किस्त। खंडाले की हवालात बाजार और रेलवे स्टेशन के दरमियान एक ऊंचे चबूतरे पर वाक़ थी। सब इंस्पेक्टर सामंत इसहाक को हवालात में डालकर बहुत खुश हुआ। मारे खुशी के उसके हाथ पांव फूल गए। इस खुशी में उसने इसहाक को चाय भी पिलाई, डबल रोटी भी खिलाई और तकरीबन उससे इस तरह का सलूक किया जैसे वो हवालात में ना आया हो, उसके घर मेहमान आया हो। बाद में जब सब कुछ हो चुका और रजिस्टर में इंदराज हो चुका और रोजनामचे में रपट लिखी गई, तो सब इंस्पेक्टर सामंत ने बड़े इत्मीनान से इसहाक के पास बैठकर इसकी तशरीह भी की। सामंत एक अधेड़ उम्र का आदमी था, दरमियाना कद, मगर मोटापे की वजह से और छोटा दिखाई देने लगा था। उसके फूले फूले गालों पर झुकी झुकी मूछें उसके चेहरे को एक अजीब किस्म की शफकत अता करती थी। उसके 9 बच्चे थे और 2-3 बेकार रिश्तेदार जो उसके घर पर पड़े रहते थे। जिंदा रहना बहुत मुश्किल है भाई, सामंत इसहाक को समझाने लगा। घर हो या पुलिस स्टेशन, बड़ी मुसीबत है हर जगह। अब देखो, यह खंडाले में कुछ होता ही नहीं। ऐसा सोया हुआ कस्बा है, यहां कुछ होता ही नहीं। कोई चोरी नहीं करता, कत्ल नहीं करता, अगवा तक का केस नहीं आता। पहले जब खंडाले में जख्मी गोरों के लिए अस्पताल था, तो आसपास के इलाकों से लड़कियों के भागने और अगवा के बहुत केस आते थे। अब तो जाने दुनिया को क्या हो गया। हवालात कई महीने खाली पड़ा रहता है। अब सब इंस्पेक्टर कारगुजारी करके दिखाए तो कैसे, और उसकी तरक्की हो तो कैसे। 9 तो मेरे बच्चे हैं भाई, और मुझे डाल दिया है खंडाले में। मैं कैसे गुजर करता हूं मैं ही जानता हूं। अक्सर लोग कहते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर को बाअमल और सरगर्म होना चाहिए। अब मैं क्या सरगर्मी दिखाऊं। लोग इस कदर ठंडे हो चुके हैं कि कोई भी जुर्म नहीं करता। अब मैं मुजरिम उगा तो नहीं सकता जमीन से। क्या करूं, बड़ी मुसीबत है। वैसे ये हवालात बहुत उम्दा जगह पर वाक़ है। इस खिड़की से तुम रेलवे स्टेशन का नज़ारा कर सकते हो और उस दूसरी खिड़की से तुम्हारी निगाह होटल रोज तक जा सकती है। इस इलाके में ये बेहतरीन हवालात है। लोनावला पुलिस स्टेशन के पास भी इतनी उम्दा हवालात नहीं है। लोनावले का हवालात तुमने देखा है? इसहाक ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी में पहली बार हवालात देख रहा हूं। सामंत ने बड़ी शफकत से अपना हाथ उसके शाने पर रखकर कहा, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। पहली बार वाकई अजीब लगता है। यहां इधर खंडाले में तुम्हारा कोई जामिन हो सकता है? इसहाक ने रुक रुक कर कहा, यहां तो मैं किसी को नहीं जानता। अच्छा, बहुत अच्छा। सामंत के चेहरे पर खुशी की लाली दौड़ गई।
फिर उसने कहा, और बम्बई में भी मेरा कोई नहीं है। इसहाक ने फिक्रमंद होकर कहा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। सामंत बेहद खुश होकर बोला, तो उसका मतलब ये हुआ कि तुम कुछ दिन हमारे मेहमान रहोगे। भाई ये तो बहुत अच्छा है। मैं तो यहाँ पुलिस स्टेशन में अकेला पड़े पड़े सड़ने लगा था। हाँ, जरा इस हवालात में रात को मच्छर बहुत हो जाते हैं। मैं तुम्हें एक मोटा कंबल भेज दूंगा, रात को उसे ओढ़कर सो जाना, मच्छर बिल्कुल नहीं काटेंगे। ए अब्दुल मजीद, सामंत ने एक सिपाही को आवाज देकर कहा, साहब के लिए एक चाय और लाओ। इतना कह के सामंत वहां से चला गया और अब्दुल मजीद चाय की एक प्याली इसहाक को दे गया। चाय पीकर इसहाक ने हवालात के चारों तरफ नजर डाली। हवालात में उसका साथी सिर्फ एक और आदमी था, और ये बहुत बड़ा अजीब आदमी था। और जब सावंत उससे गुफ्तगू कर रहा था, तब भी रह रहकर इसहाक उस अजीबो गरीब आदमी की तरफ देख लेता था। मगर जिस मुकम्मल तरीके से सावंत ने उसका कोई नोटिस नहीं लिया था, उससे इसहाक को जुर्रत न हुई कि सामंत के होते हुए वो उस आदमी से बात कर सके या उसके मुताल्लिक पूछ ही ले। हाँ, अब सामंत और सिपाही के जाने के बाद वो उस आदमी की तरफ मुड़ा। सबसे पहली बात तो ये थी कि उस आदमी का एक कान ना था। वहां एक जख्म का बड़ा सा निशान था जो दाहिने रुखसार तक आता था। फिर उस आदमी का एक बाजू भी ना था, आधा बाजू कटा हुआ था, और उसके साथ एक नकली हुकनुमा बाजू लगा हुआ था। फिर उस आदमी की एक टांग भी न थी। एक बैसाखी उसके सही और सलामत बाजू की बगल से नीचे कदमों तक लटक रही थी। दाएं बाजू और बाएं टांग, माफ कीजिएगा, दाएं बाजू और बाईं टांग के कट जाने से उसका जिस्म अजीब बेडौल हो गया था, बेबस और बेढंगा भी। मगर उसकी आंखें बहुत, माफ कीजिए, मगर उसकी आंखें बहुत बड़ी, बहुत स्याह और बहुत चमकीली थी, और एक अजीब किस्म की बशाशत से मामूर थी। और वो उसका रंग गहरा सांवला था, लेकिन जब कभी वो मुस्कुराता था तो उसके होंठों में उसके सफ़ेद मगर जब कभी वो मुस्कुराता था तो उसके होंठों में उसके सफ़ेद खूबसूरत दांत मोतियों की लड़ियों की तरह चमकते थे। उसकी मुस्कुराहट बेहद खुशगवार थी, और मुस्कुराहट का ताल्लुक हमेशा रूह से होता है। इसहाक कई लम्हे उस आदमी की तरफ घूर कर देखता रहा, और उसे उस अजीबो गरीब इंसान में एक अजीबो गरीब कशिश नजर आई। इसहाक ने कहा, इस वक्त हवालात में हम सिर्फ दो हैं, क्यों ना अपना तारुफ एक दूसरे से करा लें। मेरा नाम इसहाक है, मैं अनंत मर्देकर हूं। दोनों ने हाथ मिलाया। अनंत मर्देकर का आहिनी हुक और इसहाक की पांचों उंगलियां एक अजीबो गरीब मुसाफहे में गुद गईं। एक अजीब किस्म की झुरझुरी इसहाक के जिस्म में दौड़ गई। अनंत मर्देकर ने पूछा, तुम क्या काम करते हो? अगर ये बता दो तो मैं ये मालूम कर लूंगा कि तुमने क्या जुर्म किया होगा। इसहाक ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक अजीब हूं। अनंत जोर से हंसा, और उसकी खूबसूरत हंसी ने इसहाक के दिल को भी गरमा दिया। तब तो तुमने खूब शराब पी होगी, और तुम्हारे पास शराब का परमिट ना होगा।
और होटल में आकर पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया होगा। अब के इसहाक की बारी थी जोर से हंसने की। उसने कहा, बिल्कुल गलत। मुझ पर यह इल्ज़ाम है कि मैंने होटल के नौकरों को मालिक के खिलाफ भड़काया है और शांति की अपील पर उनसे दस्तखत करवा दिए। हालांकि मुझे इस पूरे वाक़े का कोई इल्म नहीं है। मैंने किसी से इसके मुताल्लिक़ कुछ कहा ही नहीं। मैं तो यहाँ एक और ही काम के लिए आया था, मगर इन लोगों ने मुझे हवालात में डाल दिया। तो प्रोप्राइटर को शुबा कैसे हुआ? अमन और जंग के मौजू पर वहीं होटल में, माफ़ कीजिए, अमन और जंग के मौजू पर वहीं होटल में मुकीम एक अहमक सेठ से मेरी बहस शुरू हो गई। और बहस की गर्मा गर्मी में मैंने खाने की प्लेट खींचकर उसके मुंह पर दे मारी। मर्देकर उसके करीब हो गया, बोला कि तुम जंग के हक में हो, जब भी तो इस कदर तैश में आ गए। नहीं, इसहाक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अमन के हक में बोल रहा था। और देखो तो मैंने क्या किया। वाकई मुझे बेहद अफसोस है। नहीं, तुमने अच्छा किया। मर्देकर उसके और करीब आकर बोला और उसका हुक हुआ, और उसका हुक हवा में फैसला कुन अंदाज से लहराया। फिर उसने अपना आईनी हुक इसहाक के कंधे पर रखकर कहा, मैं ही वो आदमी हूँ जिसने अमन के कागज़ पर खंडाले के तमाम होटलों के कारकुनों से दस्तखत कराए थे। होटल वाले मुझसे बेहद खफा हैं। मैं सब सुन चुका हूँ। सेठ हुरमत जी मुझे सब बता चुके हैं। इसहाक ने कहा, उन्होंने ही मुझे यहाँ हवालात में पहुँचाया है, बसेरिया सेठ की शिकायत पर। इसहाक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तुम्हें अमन और जंग और इस किस्म के मसाइल से क्या ताल्लुक? तुम इस कदर टूटे फूटे से आदमी हो, आधे इंसान दिखाई देते हो। तुम्हारे लिए तो रोज़मर्रा का काम करना और अपनी ज़िंदगी बिताना मुश्किल होता होगा। ये मुश्किल इसी जंग ने पैदा की है मिस्टर। दूसरी जंग अजीम में भर्ती होने से पहले मैं भी तुम्हारी तरह पूरा इंसान था। ये जंग ने ही सब कुछ किया है मेरे साथ। मेरा कान खा लिया, बाजू खा लिया, टांग खा ली। वो तो जाने किस्मत अच्छी थी, किसी तरह बच गया। अच्छी थी या बुरी थी? इसहाक ने पूछा। इससे तो यही बेहतर था कि तुम मर जाते। मर्देकर ने कहा, पहले मैं भी तुम्हारी तरह सोचता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी राय भी अपनी जिंदगी के मुतालिक बदलती गई। और अब देख लो, अब तो मैं जिंदा हूँ और खुश हूँ और जिंदा रहना चाहता हूँ। तुम क्या काम करते हो? मैं बाजार में जूते बनाता हूँ और पुराने जूते भी मरम्मत करता हूँ। मेरा काम बहुत उम्दा है, इसलिए मेरे पास ग्राहकों की कोई कमी नहीं है। फिर मैं यहाँ एक तरह से बहुत से लोगों का सलाहकार हूँ। बाजार के दुकानदार, छोटे छोटे किसान, मुलाजिम पेशा लोग अपनी तकलीफ़ें सुनाने मुझे आते हैं, मुझसे मशवरा करते हैं। बाजार और आसपास खंडाले के लोगों के बहुत से झगड़े हैं, मैं अकेला ही चुका देता हूँ। उन्हें पुलिस या अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
और मैं महसूस करता हूँ कि मैं एक मुफीद काम कर रहा हूँ और इससे मेरे जिस्म में ज़िंदगी दौड़ती है। शायद इसीलिए सब इंस्पेक्टर सामंत तुमसे ठीक से बात नहीं करता। तुम उसकी रोजी पर लात मार रहे हो। मुर्देकर हंस के बोला, 4-4 माह तक कचहरी में कोई नहीं जाता और मैं किसी से कोई फीस भी नहीं लेता। अपने जूते गांठता रहता हूँ और फैसले करता रहता हूँ। तुम पढ़े लिखे हो, मैट्रिकुलेट हूँ। मैट्रिकुलेट होकर तुम जूते गांठते हो। तुम्हें बंबई में, मगर अनंत मुर्देकर ने उसकी बात पूरी ना होने दी। बोला, बंबई में अमीर आदमियों के जूते चाटने से खंडाले में गरीब आदमियों के जूते बनाना बेहतर काम है। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुमने ये तो बताया ही नहीं, तुम अहिंसा और जंग की बहस में क्यों पड़े? अनंत मुर्देकर ने गुस्से से अपना हुक हवा में लहरा कर कहा, मैं नहीं पढ़ूंगा तो और कौन पढ़ेगा? तुम मेरा हुलिया नहीं देखते हो? जंग ने जो कुछ मुझसे किया है, क्या मैं उसे दूसरे नौजवानों पर रवा रखने की इजाज़त हंसी खुशी दे दूंगा? तुम बहुत गलत समझते हो। ये लोग मेरी लाश को रौंद कर ही खंडाले से एक नौजवान जंग में मरवा सकेंगे। ये लोग कौन हैं? ये होटल वाले जो अंग्रेज़ों के ज़माने के वापस आ जाने के ख्वाब देखते हैं, जो कभी कोरिया में, कभी चीन और अमेरिका में, कभी रूस और अमेरिका में, कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग देखने के ख्वाब देखते हैं। यानी कहीं भी जंग हो, इन्हें तो बस जंग चाहिए और जख्मियों के अस्पताल चाहिए। इसहाक ने कहा, बुनियादी सवाल जंग का नहीं है, सवाल उन लोगों की रोजी का है। इन लोगों के होटल ख़त्म हो रहे हैं, अजनबी सयाह आते नहीं, अंग्रेज़ चले गए, मुनाफा ख़त्म हो गया। अब ये लोग अंग्रेज़ों को वापस लाने के ख्वाब न देखें, जंग कराने की कोशिश न करें, तो क्या करें? ये बहुत कुछ कर सकते हैं। मुर्देकर ने जोर देकर कहा, मगर ये आराम तलब और काहिल हैं और आराम से रुपया कमाना चाहते हैं। मैं भी तो खंडाले का भला चाहता हूँ। मैं भी यहाँ के 1 दर्जन होटलों को आबाद देखना चाहता हूँ। मैं भी तो इसके बाजार की रौनक को बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। मगर मैं देखता हूँ अब ये काम पुराने ढब से न होगा। 18 रुपये रोज़ पर कमरा खरीद कर खंडाले का हुस्न देखने की ताकत किसमें है? उन लोगों को अपने किराए कम करने पड़ेंगे। 3-3 कमरों के कॉटेज की क्या ज़रूरत है? हर कॉटेज में 12 बेड रखो, 8 बेड रखो, हर बेड पर 2 रुपया, 1 रुपया चार्ज करो। 8 कोर्स का डिनर क्यों देते हो? 8 आने में दाल रोटी दो। देखता हूँ कैसे बंबई से हर शनिचर को भरी भरी हुई गाड़ियाँ खंडाले में कैसे नहीं आती। खंडाले के हुस्न को आम लोगों तक पहुँचाने, 1 मिनट, खंडाले के हुस्न को आम लोगों तक पहुँच जाने दो, वो खुद इसकी हिफाजत करेंगे। मगर ये काहिल हुरबंस जी और नसरवान जी क्या खा के इस काम को करेंगे? शराब इनकी रगों में बहती है, कभी खुद मेहनत की नहीं, आम लोगों से डरते हैं, इसलिए बस अंग्रेज़ों को वापस लाकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के ख्वाब देखा करते हैं। जब हवालात में शाम हो गई
तो सुबह जब हवालात में शाम हो गई तो सुबह की तरह सफ़ेद और सुता हुआ चेहरा लिए एक हसीन और नाजुक अंदाम मराठी लड़की अपने हाथों पर एक थाली के ऊपर दूसरी थाली रखे और उन पर एक और थाली औंधी किए हुए हवालात के दरवाजे तक आई। अब्दुल मजीद ने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। वो मराठी लड़की निगाहें नीची किए अंदर आई। थालियां उसने अपने हाथों से नीची करके लकड़ी के एक बेंच पर रख दी। फिर उसने झुककर मर्देकर का पांव छुआ और मुड़कर इसहाक को प्रणाम किया और फिर मर्देकर की तरफ मुड़कर बहुत आहिस्ता से मराठी में बोली, मैं आप दोनों के लिए खाना लाई हूँ। ये तकलीफ करने की क्या ज़रूरत थी? मर्देकर बोला और फिर इसहाक से मुखातिब होकर कहने लगा, ये वासंती है जो रोज़ होटल में कपड़े धोती है। इसको हुर्मत जी ने नौकरी से जवाब दे दिया। इसहाक उस बहादुर लड़की को गौर से देखने लगा जो आखिर तक ये कहकर डटी रही थी कि मैं अमन की अपील पर इसलिए दस्तखत करती हूँ क्योंकि मैं औरत हूँ। वासंती बोली, सेठ ने मुझे दोबारा नौकर रख लिया है, तूने माफ़ी मांगी होगी? मर्देकर ने अफसरदगी से पूछा। नहीं, वासंती चिल्ला पड़ी। होटल के नौकरों और दूसरे होटलों के नौकरों ने हड़ताल कर दी है और सेठ को तुरंत ही अपना हुक्म वापस लेना पड़ा है। मर्देकर का चेहरा खिल उठा। वासंती ने हाथ जोड़ के कहा, खाना खा लो। मर्देकर ने पूछा, और क्या खबर है? मर्देकर और इसहाक खाना खाने लगे। वासंती उन्हें खबर सुनाने लगी। तमाम होटलों के मुलाजिम हड़ताल पर चले गए हैं और आपकी ज़मानत के लिए रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। बाजार वाले भी आपकी ज़मानत के लिए रुपया दे रहे हैं और कल उन्होंने त्रिमूर्ति के मैदान में एक सभा भी रखी है जहां आपका भाषण होगा। ये कटहल तो बहुत उम्दा है। माँ ने पकाया है या तूने? वासंती शर्मा के बोली, ये मैंने पकाया है। और भसेरिया सेठ डर के मारे बंबई भाग गया। और जॉन बटलर कह रहा था कि अब बंबई वाले बाबू पर मुकदमा नहीं चल सकेगा। वाह, ये गोश्त तो बहुत उम्दा पका है। किसने पकाया? इसहाक ने मजे से खाते हुए कहा, ये माँ ने पकाया है। वासंती शर्म से बिल्कुल दोहरी हो गई। मुझे गोश्त पकाना नहीं आता, तो माँ ने आज मुझे डांटा। दूसरे घर पर जाएगी तो क्या सिर्फ कपड़े ही धोएगी? रसोई करना नहीं सीखेगी? घर में कोई मुसलमान भाई आ जाए तो क्या पका के खिलाएगी उसे? मगर मैंने कहा मुझे नहीं आता गोश्त पकाना। अब कि तू पका दे माँ, मैं अब जरूर सीख लूंगी। वासंती ने अपना लाल लाल चेहरा पतली साड़ी के पल्लू में छुपा लिया। माँ ने सालन बहुत उम्दा पकाया है। इसहाक ने चटखारे लेते हुए कहा, होटल में तो एक बार भी ऐसा गोश्त नहीं मिला। इस पर वो तीनों हंसने लगे। तो ये थी छठी किस्त। कल फिर आऊंगा, आपको इसकी अगली किस्त सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।